मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी में कुछ ऐसे बातें सीखने को मिलेंगी जिसे जान करके कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आएगी उसका भी समाधान आप कर सकते हैं। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं, ज्ञान ही सबसे बड़ा शस्त्र है। जिसके पास ज्ञान है उसी का मान सम्मान है। तो दोस्तों कौन सी वह बातें हैं जिसे जान करके हम अपने जीवन को एक सफल जीवन बना सकते हैं, जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक कहानी के माध्यम से सभी मित्रों, दोस्तों, भाई बहनों, माताओं का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, दोस्तों, सभी सम्मानित लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें। आप लोगों का जो इतना सारा प्रेम मिल रहा है वो मिल रहा है, मैं इससे बहुत उत्साहित हूँ और मैं दिल से यही कामना करता हूँ आप लोगों का परिवार भी इसी तरह से खुशियों से भरा रहे। दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन कहानी को शुरू करने के पहले एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था, उसकी दो स्त्रियां थी। पहली स्त्री मर चुकी थी, उसके दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। दूसरी स्त्री की एक लड़की थी, वह लड़की बदसूरत और कानी थी, पर सौतेली लड़की बहुत सुंदर थी। उसके बाल सुनहरे थे, इसीलिए पास पड़ोस के लोग उसे स्वर्णकेशी कहकर पुकारते थे। उसकी माँ मर चुकी थी, इसलिए सौतेली माँ का व्यवहार उन दोनों भाई बहनों के प्रति बहुत बुरा था। स्वर्णकेशी के भाई को तो उसने मार मार कर भगा दिया था। स्वर्णकेशी को भी वह चैन से नहीं रहने देती थी। उसने एक बोझ पाल रखा था। स्वर्णकेशी को रोज मेंढा चराने के लिए, रोज गाय भैंस चराने के लिए भेज देते थे, लेकिन उसकी अपनी लड़की मौज मारती थी। स्वर्णकेशी सौतेली माँ के इस व्यवहार को समझती थी। प्यार तो दूर रहा, सौतेली माँ उसे भरपेट खाना भी नहीं देती थी। कभी स्वर्णकेशी सोचती मेरी माँ जिंदा होती तो मैं उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो रोती कि मेरी बेटी कैसे नहीं खाना खाए। एक दिन वह यूं ही रो रही थी कि वेंडे ने उसे देख लिया। उसने पूछा, तू रोती क्यों है बहन? अपने दुर्भाग्य पर वह और भी रोने लगी। मेरी सौतेली माँ मुझे प्यार नहीं करती है, खाना नहीं देती है। अपनी बेटी को खाना देती है, मुझे नहीं देती है। कोई बात नहीं है, मेंढा बोला, जैसे कि पहले से ही वह बात समझता हो। मेरा कहा मानो, उस पेड़ की जड़ को खोदो, नीचे एक डंडा मिलेगा, उस डंडे से मेरे सींग पर चोट करो। स्वर्णकेशी के समझ में नहीं आया, पर वेंडे ने बाध्य किया ऐसा करने के लिए। आखिर उसने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया। डंडा मिला, एक चोट मेंढे के सींग पर मारी तो फल, मेवे, मिठाई आदि कई खाने की चीजें निकली। स्वर्णकेशी ने खूब चक्कर खाया। बस तब से वह रोज ऐसा ही करते और खूब खुश रहने लगे। फिर तो वह कुछ तंदुरुस्त भी होने लगी, रूप भी निखरने लगा, उसके चेहरे में एक अलग चमक भी आने लगी। अब लगने लगा कि वास्तव में स्वर्णकेशी हो। क्या बात है! एक दिन उसकी सौतेली माँ ने सोचा, मैं इसे खाना भी नहीं देती हूँ, इससे इतना काम भी लेती हूँ, फिर वह इतनी मोटी होती जा रही है। फिर उसने अपनी लड़की को बुलाया और बोली, तुझे क्या हो रहा है? इतना खिलाती हूँ फिर भी तू मरने को होती जा रही है। स्वर्णकेशी को तो देख। और दूसरे दिन से उसने अपनी बेटी को भी उसके साथ लगा दिया और समझा दिया कि मालूम करना कि वह क्या खाती है और क्या करती है, यानी कि गुप्तचर लगा दिया जाल। स्वर्णकेशी सब समझती थी। सौतेली बहन हर वक्त साथ रहती थी, इसीलिए मेंढे के पास जाने की उससे हिम्मत न पड़ती थी, शिकायत का डर जो था। फिर 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। आखिर जब तक दिन भूख ने उसे बहुत सताया तो स्वर्णकेशी ने सौतेली बहन को टालने की बहुत कोशिश की और एक बार किसी बहाने उसे दूर भेज ही दिया। वह चली गई तो गई,
वह चली तो गई पर थी बहुत होशियार, आंखें उसकी पीछे ही लगी रही। उसने केसों को भेड़े के सींग पर उसने केसी को भेड़े के सींग पर डंडा मारते और मिठाई खाते देख लिया। लौटते ही बोली, केसी दीदी तू क्या खा रही है, मुझे भी दे देना। केसी ने थोड़ी मिठाई उसे भी दे दी। संध्या को शाम को दोनों घर लौटे। माँ ने हमेशा की तरह अपनी बेटी से पूछा, कुछ मालूम हुआ क्या? हाँ माँ, बेटी तो पहले से ही कहने को तैयार थी। बोली, केसी मिठाई खाती है और उसने सारी बात बता दी कि किस प्रकार भेड़े के सींग पर डंडा मारकर वह मिठाई खाती। सौतेली माँ भेड़े पर बिगड़ी, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी बेटी इस पर बहुत खुश हुई। स्वर्ण केसी तभी से उदास रहने लगी। वह भेड़े को सदा की भांति चराने ले गई, पर दिन भर भेड़े के नीचे बैठी रोती रही। उस दिन उसने मिठाई नहीं खाई। भेड़े ने उससे पूछा, तू उदास क्यों है बहन? स्वर्ण केसी बोली, भैया मैं अभागिन हूँ। सौतेली माँ को सब कुछ मालूम हो गया है, वह तुम्हें मार डालना चाहती। भेड़े ने कहा, मारने भी दो केसी, तेरे लिए मैं तब भी नहीं मरूंगा। ये सब मेरे मांस खाएंगे, पर तू ना खाना। तू मेरी हड्डियों को उठाकर एक जगह पर गाड़ देना। जब किसी चीज की जरूरत हो उसे खोदना। तेरी मन चाही चीज तेरे को मिल जाएगी। भेड़ा मारा गया। स्वर्ण केसी ने वैसा ही किया। अब उसकी जिंदगी और भी बुरी हो गई। पहले तो वह भेड़े के साथ वन में जाकर मन बहला लेते थे, अब उसे घर में ही काम करने पड़ते थे। खाने पीने का भी वही हाल था। रो रो कर अब उसके दिन बीतते थे। उसका कोई अपना ना था। उसकी सौतेली माँ और बहन तो मजे से बैठी रहते थे और उसको कोई ना कोई काम दे दिया करते थे। एक दिन की बात है, पास ही शहर में मेला लगा। दोनों माँ बेटी सच कर मेले में चल दी, किंतु केसी के लिए खूब सारे चावलों में कंकड़ मिलाकर साफ करने को छोड़ गई। मेले में जाने की केसी की भी इच्छा थी, पर उसके बस की बात तो न थी ना। वह चावल साफ करती और रोती रही। इतने में कुछ गौरैया उड़ती हुई उसके यहाँ आई। उन्होंने उसे रोते देखकर पूछा, बहन रोती क्यों हो? केसी ने उत्तर दिया, आज इतना बड़ा मेला लगा है, मेरी सौतेली माँ और बहन तो मेले में चली गई, पर मुझे इतने चावल साफ करने का काम दे रखा। चिड़ियों ने कहा, तू फिक्र ना कर, तेरे बदले का काम हम कर देंगे। गौरैया का झुंड कंकड़ अलग करने लगा। स्वर्ण केसी मेले में जाने को तैयार हुई, पर उसके पास अच्छे कपड़े ना थे। तभी उसे भेड़े का कहा याद आया। वह दौड़ती हुई गड्ढे के पास गई। खोदा तो उसमें से सुंदर सुंदर कपड़े, गहने, सोने के जूते और एक घोड़ा निकला। केसी ने जी भरकर श्रृंगार किया और घोड़े पर बैठकर मेले में चल गया। राजकुमार भी उसी मेले में आया हुआ था। उसने स्वर्ण केसी को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी कमल की पंखुड़ियों सी आंखें, गुलाब से गाल और सुनहले बाल राजकुमार के हृदय पर छा गए। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया कि मालूम करो यह लड़की कौन है, हम उससे ब्याह करेंगे। सिपाही दौड़े। केसी घबराई, सोचा कहीं इन्हें सौतेली माँ ने तो नहीं भेजा है। उसने घोड़ा घर की ओर दौड़ाया, पर इसी बीच उसके सोने का एक जूता उसके पैर से छूट गया। सिपाही उसे तो नहीं पा सके, पर उसका एक जूता उठाकर वापस चले गए। राजकुमार ने उन्हें बहुत डांटा और फिर हुक्म दिया, जाओ सारे नगर में घूमो, जिसके पैर में यह जूता ठीक आए उसी के साथ मेरी शादी हो। सिपाही जूता लेकर चल पड़े। वह घर घर में जाते और जूता हर लड़की के पैर में पहनाते, पर वह किसी के पैर में ठीक ही नहीं आता। स्वर्ण केसी के घर में भी सिपाही पहुंचे। सौतेली माँ ने अपनी बेटी के पैरों में जूता पहनाया, पर वह उसके पैरों में ना ही आया। केसी
केसी को जानबूझकर जूता नहीं पहनाया, पर सिपाहियों ने उसे देख लिया। उन्होंने कहा, इसे भी पहनाओ। सौतेली माँ ने कहा, इसके पैर में नहीं आएगा, और रानी होने की इसकी लियाकत कहाँ? यह तो हमारी नौकरानी है। पर सिपाही नहीं माने। डरते डरते स्वर्ण केसी ने जूता पहना और वह उसके पैर में ठीक आ गया। सिपाही बहुत खुश हुए, किसी के पैर में तो जूता ठीक आया, चलो जान बची। स्वर्ण केसी का विवाह राजकुमार से हो गया। सौतेली माँ उठ कर रह गई, फिर भी उसे चैन ना मिला। वह हर रोज उसे मारने के लिए उपाय सोचती रही। आखिर उसने अपनी बेटी को पट्टी पढ़ानी शुरू की और एक दिन केसी को संदेश भेजा कि मुझे और तेरी छोटी बहन को तेरी बहुत याद सता रही, एक बार मिलने आ जा, जरा अपना मुखड़ा दिखा जा, हम लोग बिना तुम्हें देखे पानी वानी नहीं पिएंगे। इसने बस केसी मायके आई। अब की बार सौतेली माँ उससे विशेष प्रेम दिखाने लगी। उसकी बेटी भी हमेशा केसी के पीछे पीछे लगी रहती थी, उसकी बड़ाई करती थी और उसे फुसलाती। एक दिन वह साथ साथ घूमने निकले। रास्ते में एक ताल था, दोनों वहां बैठ गए। फिर बाती ही बातों में सौतेली माँ की लड़की ने कहा, केसी दीदी तू कितनी सुंदर है, जरा पानी में अपनी परछाई तो देख, तू कैसी लग रही है, जैसे आकाश में चंदा चमकता है उसी तरह से तू लग रही है। केसी मुस्कुराई, मालूम हुआ जैसे फूल झड़े हों। सौतेली माँ की लड़की बोली, एक कपड़े एक गहने तुझ पर कैसे सोते, जरा मुझे दे दीदी, तू मेरे कपड़े पहन ले और मैं तेरे, देखूं मैं कैसी लगती हूँ। इसे विनोद मात्र समझकर केसी ने अपने कपड़े उसे पहना दिए। उसके कपड़े आपने पहन लिए, अपना खुद पहन लिया। सौतेली बहन फिर भी सुंदर नहीं लग रही थी। केसी के लिए सौंदर्य की क्या कमी थी? केसी दीदी, उसने कहा, तू मेरे कपड़ों में भी कितनी सुंदर लग रही है, जरा देख तो पानी में अपनी सूरत। स्वर्ण केसी पानी में परछाई देखने के लिए जैसे ही झुकी, पीछे से सौतेली माँ की बेटी ने उसे धक्का देकर डुबो दिया और खुद राजमहल में चली आई, जैसे वही स्वर्ण केसी हो। वहां घूंघट निकाल कर बैठ गई। राजकुमार ने देखा तो ताज्जुब में पड़ गया। बोला, तू बोलती क्यों नहीं केसी, रूठी सी क्यों बैठी हो? पर कुछ उत्तर न मिला, केवल वह कुछ क्षणों तक कँपाती रही, संकोच करती रही। राजकुमार को संदेह हुआ तो उसने घूंघट खींचा। एक दूसरी ही शक्ल दिखाई दी। कुछ देर तक वह भ्रम में पड़ गया। तू काली कैसे हो गई केसी? उसने पूछा। उत्तर मिला, धूप फेंकने से। फिर राजकुमार ने उसकी कानी आंख देखी तो पूछा, और आंख में क्या हुआ? कौवे ने चोंच मार दी। राजकुमार सारी बात भांप गया। उसने उसे खूब पीटा और पूछा, बता स्वर्ण केसी कहाँ है? आखिर उसने सारा भेद बता दिया। राजकुमार ने स्वर्ण केसी की खोज में जगह जगह सिपाही भेजे। उन्होंने इसे ताल के किनारे बेहोश पड़ा पाया। सिपाही उठाकर राजमहल में ले आए। दवा दारू हुई और केसी ठीक हो गई। राजकुमार ने राजधानी में खुशियां मनाई। इसी बीच स्वर्ण केसी का भाई ताल के पास पानी पीने आया। उसने पानी में हाथ डाला तो हाथ में सोने के बाल आए। उसने बाल देखे और वर्षों की याद ताजा हो गई। ये बाल तो मेरी बहन के जैसे हैं। उसने सोचा, ये यहाँ कहाँ से आए? कहीं वह मर तो नहीं गई? वह बहन की याद में बावला हो उठा। रोता कलपता सौतेली माँ के पास गया और बोला, मेरी बहन कहाँ है? सौतेली माँ ने जवाब दिया। भाई को विश्वास आ गया। उसने कहा, मर गई। उसने मेढक की खाल की डफली बनाई और उसे बजाते हुए जगह जगह बहन के विरह में गाना गाने लगा। मेढक मारकर मैंने डफली बनाई, यही गाना था। मेढक मारकर मैंने डफली बनाई, अपनी बहन स्वर्ण केसी को कहाँ जाकर देखूं? वह गली गली कूचे कूचे गाता फिरा। एक दिन वह बहन के राजमहल के पास से इसी तरह गाता हुआ गुजरा। बहन ने भाई की आवाज़ पहचान ले। उसने उसे
उसने लेने के लिए बादी भेजा। बंदी ने वह दासी ने कहा, रानी ने बुलाया है। भाई बोला, मुझे क्यों ले जाते हो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। खैर उसे पकड़ कर लाया गया। भाई ने बहन को देखा, बहन ने भाई को देखा, दोनों एक दूसरे के गले लग गए। राजकुमार इस मिलन से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने स्वर्ण केसी के भाई को उसी दिन से अपना मंत्री बना लिया और प्रेम से सभी लोग रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और इसी तरह से ज्ञानवर्धक कहानी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एक बार फिर प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री राम।